हेलो गाइस, आपकी संदीप की पाठशाला में वापस स्वागत है। और जैसा कि अपन ने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से क्लियर किया था और आपका बहुत अच्छा प्यार मिला था मुझे, तो मैं वही प्यार देखता हुआ सेकंड पार्ट लेके आया हूँ आप लोग के बीच में, जिसमें अपन को मैंने बताया था उस पार्ट 1 के अंदर कि अपन क्या क्या टॉपिक इस पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन, फ्री फॉल, वैल्यू ऑफ जी, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके अंदर अपन 3 वैल्यू निकालेंगे। और फिर लास्ट टॉपिक जो अपन देखेंगे वो रहेगा मास एंड वेट। अब अपना पहला टॉपिक अपन देखते हैं जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन। गाइस, तो इसमें अपन ने ग्रेविटेशन का रोल देखा था। क्या देखा था कि एक्चुअली में कोई बॉडी जो अपनी तरफ जिसको अट्रैक्ट करती है वो क्या होता है, ग्रेविटेशन। तो पहला जो पॉइंट रहेगा इसके लिए कि सेम पॉइंट वही रहेगा कि द फोर्स विच बाइंड अस टू अर्थ, वो फोर्स जो अपन को अर्थ से अट्रैक्ट करके रखा रहेगा वो होगा पहला तो इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन। दूसरा चीज क्या होगा कि प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन के अराउंड में जो प्लैनेट्स गोल गोल घूमते हैं, सेकेंड पॉइंट अपना वो रहेगा। और जो थर्ड पॉइंट रहेगा वो रहेगा मून का अर्थ के अराउंड में घूमना। मून रिवॉल्व अराउंड अर्थ। और जो गाइस अपना जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि टाइड्स form in the form of waves। अब ये गाइस ये कैसे फॉर्म होता है, क्योंकि मून का ग्रेविटेशनल पुल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इस वजह से जो लहरें हैं वो ऐसी ऐसी उठती हुई जाती हैं। तो गाइस अपना जो सेकंड टॉपिक है वो है फ्री फॉल। एक्चुअली में इस फ्री फॉल क्या होता है, जब अपन किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करें और वो कुछ हाइट तक जाए और फिर वो ऑब्जेक्ट नीचे आने लग जाए, और लेकिन उसको नीचे आने का कारण कौन होगा, ग्रेविटेशन फोर्स जो अर्थ के द्वारा लगाया जा रहा होगा उस बॉडी पे, तो उसको अपन बोलेंगे कौन सा कंडीशन, फ्री फॉल कंडीशन। जैसे क्या बोलता है, अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज अ बॉडी विच फॉल्स फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ओनली अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, प्रोवाइडेड बाय अर्थ, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। तो गाइस इसके अंदर क्या होता है कि खाली इसमें डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन डज नॉट चेंज, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, बट वेलोसिटी चेंजेस। मान लीजिए गाइस कि एक यहां से मैंने एक बॉडी को यहां से थ्रो किया, तो वो एक ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे उसका क्या चेंजेस होगा। तो मान लीजिए ए पॉइंट पे वो कुछ वेलोसिटी चला होगा, बी पॉइंट पे उसकी कुछ वेलोसिटी होगी और सी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अपन ने जाना कि उसका डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा, वो बॉडी यहां से यहां पे जाएगी, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। एक्चुअली में क्या चेंज होगा, उसका वेलोसिटी चेंज होगा। जैसे अपन ने यहां पे लिख दिया ए बी सी, ये 3 पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी और टाइम कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। मान लीजिए ए पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 9.8 एक सेकंड में, दूसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 15.2, तीसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 25.5। इसमें जो वेलोसिटी आ रही है उसकी जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी होगी 9.8, बी पे होगी 15.2 और सी पॉइंट पे 25.5। तो यहाँ पे वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो अपन ने ये चीज जानते हैं, क्लास 8 में अपन ने ये चीज पढ़ी हुई थी कि अगर स्पीड के साथ, स्पीड एंड टाइम के साथ किसी का भी वेलोसिटी चेंज होता है तो वो क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है गाइस, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो टाइम के साथ में इसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, तो इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है। लेकिन गाइस
यहां पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। इसीलिए अपन इस एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको अपन स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ये जो टर्म है वो यहीं से डिनोट किया गया है, क्योंकि पर टाइम के साथ में उसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है और एक्सेलरेशन यही बोलता है। लेकिन यहां पे जो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है वो ग्रेविटी के साथ चेंज हो रहा है, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि स्मॉल जी से अपन डिनोट करते हैं। तो गाइस यहां पे अपना जो फ्री फॉल जो टॉपिक था वो यहां पे समाप्त होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ में एक जो गैलीलियो था अपना एक साइंटिस्ट, उसने बोला कि क्या दो बॉडी को जब मैं ऊपर से नीचे गिराऊंगा तब क्या वो बॉडी एक साथ पहुंचेगी या ये हैवी बॉडी पहले पहुंच जाएगी, लाइट बॉडी लेट पहुंचेगी? ऐसा इसका रीजन क्यों होता है गाइस? तो इसका रीजन जो होता है फ्री फॉलिंग के अंदर वो अपन ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसमें पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो अभी अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अपना जो थर्ड टॉपिक है वो रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अपन जानते हैं स्मॉल जी से डिनोट होता है, और अपन ने ये चीज देख ली थी फ्री फॉल के अंदर कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो तो अपन ने देख लिया था कि उसको अपन ऊपर गिराते हैं और वो गिरते वक्त अपनी वेलोसिटी चेंज करता है टाइम के साथ में, तो उसको अपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल लेते हैं जी के रिस्पेक्ट में। इसको अपन स्मॉल जी से डिनोट कर रहे थे। अब जो अपना जो नेक्स्ट इसके अंदर जो टॉपिक रहेगा वो इसकी वैल्यू क्या होती है वो अपन कैलकुलेट करेंगे। तो पहला क्या है, अपन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ये चीज जानते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से अपन ने ये चीज जानी कि भाई फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ये चीज तो अपन ने पढ़ रखी है, पर लेकिन ये बॉडी है ना, जब वो यहां पे इस पे रिस्पेक्ट कर रही है, रोड पे हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रही है, लेकिन जब वो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे अपन, हाइट के रिस्पेक्ट में, तब जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके इक्वल हो जाता है? जी के। तो ये हो जाएगा मास, ये हो जाएगा एम जी। अब अपन एक चीज जानते हैं यहां पे कि ये मेरी अर्थ है और ये मेरा स्मॉल एम बॉडी है, और ये अर्थ के ऊपर एक स्मॉल एम बॉडी है, ये इसको नीचे खींच रही है कुछ ग्रेविटी से। तो यहां पे अपन इसको ऐसे लिखेंगे F इक्वल्स टू एम जी। अब अपन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अपन ने फोर्स की वैल्यू क्या निकाली थी कि जब मान लीजिए ये मेरा m है, ये कैल m है, तो जो फोर्स क्या बोलता था, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज क्या बोलता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां पे जो स्मॉल m होगा वो क्या होगा, मास ऑफ बॉडी, कैपिटल M होगा अपना मास ऑफ अर्थ या किसी भी प्लेनेट का, और r जो होगा उसका दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। तो ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट और सेकेंड से अपन एक चीज बोल सकते हैं क्या, जो mg जो होगा वो किसके इक्वल होगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर के। तो ये स्मॉल एम कट गया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ गई जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो गाइज अपन ने ये चीज पिछले टॉपिक में अपन ने एक चीज का देखा था कि लाइट वेट और हैवी वेट में सबसे पहले नीचे कौन गिरेगा। तो यहां पे तो जो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो इंडिपेंडेंट ऑफ किससे है, वो किसी पे इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास पे तो ये चीज बैंड ही नहीं कर रही इसकी एक्सेलरेशन, तो अपन क्या बोल देंगे, जो स्मॉल जी है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो इसमें ये बोल दें कि हैवी बॉडी और लाइट बॉडी जब अपन ऊपर से नीचे गिराएंगे तो वो दोनों पे जो ग्रेविटी लग रही होगी वो इक्वल लग रही होगी, लेकिन जो लाइट वेट धीरे पहुंचता है एज कंपेयर टू हैवी वेट बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस, उस पे जो लाइट वेट पे एयर रेजिस्टेंस जो होता है वो ज्यादा लगता है, इसीलिए वो हैवी वेट से धीरे पहुंचता है, लेट पहुंचता है। तो गाइस यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का महत्व जो था वो यहाँ पे समाप्त होता है।
तो गाइस अपना जो फोर्थ टॉपिक है वो क्या है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अपना फोर्थ टॉपिक है। तो गाइस इसके अंदर अपन तीन वैल्यू जानते थे, वो तीन वैल्यू क्या है, v, तीन इक्वेशन अपन ने जो पढ़ी हुई थी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, जिसमें u जो था वो इनिशियल वेलोसिटी है, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, s जो है वो डिस्टेंस है, और a जो है वो एक्सेलरेशन है, और t जो है वो टाइम है। इस चीज के अंदर अपन खाली इन्हीं क्वांटिटीज का यूज करेंगे, v, u, s, a, t। लेकिन गाइस जब अपन ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी की बात करते हैं तो उस केस में s जो होता है, जो डिस्टेंस होती है, क्योंकि अपन यहां से अप डाउन करते हैं ग्रेविटी के ऊपर, तो यहां डिस्टेंस नहीं नापते हैं, अपन हाइट नापते हैं, तो s को रिप्लेस कर देते हैं अपन हाइट से, और यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह अपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिसका रोल आता है, यहाँ पे जब वो अप डाउन होता है तो इसमें किसका रोल होता है, ग्रेविटी का रोल होता है, इसलिए a जो होता है वो g के इक्वल आता है। तो उस रिस्पेक्ट में तब ये तीनों फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाएंगे, v इक्वल्स टू u प्लस जी टी, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। ये तीन इक्वेशन ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है अप डाउन, वो ये होती हैं। तो गाइस आज का अपना जो लास्ट टॉपिक है वो है मास और वेट के बीच में डिफरेंस। तो मास और वेट के बीच में डिफरेंस है, सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि मास और वेट एक्चुअली में क्या होता है। तो मास क्या होता है एक्चुअली में गाइस, मास होता है टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी प्रेजेंट इन बॉडी, कितना क्वांटिटी वो कंटेन करके रखी है वो बॉडी, उसको अपन क्या बोलते हैं, मास। जैसे इस बॉडी के अंदर मान लो मेरी बॉडी के अंदर हड्डी होगी, फिर खून होगा, पानी होगा, सब चीज होगा। गाइस ये चीज तो आपको मालूम है कि अपने बॉडी के अंदर 65% जो होता है वो पानी ही होता है, ठीक है। तो कितना, अब इसके अंदर मेरे जो हड्डी है, अब मैं अगर दूसरे प्लेनेट में चले जाऊँ तो वो हड्डी तो हटेगी नहीं, तो उसका मास चेंज तो होगा नहीं। तो इसीलिए जो मास जो होता है वो टोटल क्वांटिटी प्रेजेंट जो होती है बॉडी के अंदर वो होता है। और गाइस वेट क्या होता है, टोटल फोर्स अप्लाइड, टोटल फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी, बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई किया गया है वो क्या कहलाता है, वेट। जैसे अपन ने यहां पे पढ़ा हुआ था जो F इक्वल टू क्या था, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस फॉर्मूले से जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, एक तो वो फोर्स डिफाइन करता है कि उसका बॉडी का वेट क्या होगा, और एक न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपन ने पढ़ा हुआ था, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से ये चीज अपन ने पढ़ी हुई थी कि जो F होता है वो mg के इक्वल होता है। तो यहां पे भी जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा वही किसके इक्वल होगा, उसके वेट के। जितना ग्रेविटी उस मास, उस बॉडी के मास पे जो फोर्स अप्लाई कर रही होगी वही उस बॉडी का एक्चुअली क्या होगा, वेट होगा। तो गाइस समझ में आ रहा है, तो ये टोटल क्वांटिटी होती है और ये कितना फोर्स अप्लाई होता है। मास जो गाइस होता है वो मास इसका क्या होता है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, और वेट जो है, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। गाइस स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो इसीलिए मास के बाद खाली उसकी स्केलर क्वांटिटी है, उसकी खाली मैग्नीट्यूड नापा जाता है, और वेट खाली उसके साथ डायरेक्शन भी नापता है। और गाइस इसमें अपन एक चीज देखते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है केजी, लेकिन इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। क्यों न्यूटन होती है, क्योंकि अपन ने बोला कि वो जो वेट होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है, इसीलिए इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन।
अब गाइस मास जो होता है, मास या तो 0 हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। मास 0 और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन वेट जो होता है वो वेट 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। गाइस यहां मास कभी 0 नहीं हो सकता, सॉरी, मास कभी 0 नहीं हो सकता और ना ही कभी नेगेटिव हो सकता है। वो हमेशा जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मास को कभी भी अपन नेगेटिव और 0 नहीं कर सकते, और वेट 0 नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। अब मास पॉजिटिव ही क्यों रहेगा, 0 क्यों नहीं हो सकता। मान लीजिए जो F का फॉर्मूला होता है mg, अगर किसी का मास 0 हो जाएगा तो उसका फोर्स अप्लाइड भी तो 0 हो जाएगा। 0 इंटू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, 0। तो जब किसी पे फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो वो बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी। जिस किसी का भी मास 0 होगा, बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट। इसीलिए बॉडी का मास होना कंपलसरी है। अगर मास नहीं होगा तो उसका जो वेट, जो बॉडी होगी वो एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। और वेट जो होता है वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो गाइस ये चीज अपन ने इसका मास और वेट का डिफरेंस देख ले, जो कि अपना लास्ट टॉपिक था इस पार्ट का। तो यहां से अपन ने अपने पार्ट 2 की जर्नी समाप्त की है, और इसके बाद मैं बताने वाला हूं कि पार्ट 3 के अंदर अपन कौन कौन से टॉपिक, जो अपना नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें अपन क्या करेंगे, और पार्ट 2 के अंदर अपन ने आज ये सब टॉपिक्स क्लियर कर लिया है। इस पार्ट 2 अपना यहाँ पे खत्म होता है, और अगला जो पार्ट आने वाला है पार्ट 3, वो उसके अंदर अपन क्या क्या टॉपिक्स करने वाले हैं कि कैसे वेट ऑफ जो मून होता है वो 1/6 जो होता है वो वेट ऑफ अर्थ होता है, ये देखेंगे। फिर थर्स्ट एंड प्रेशर क्या होता है वो देखेंगे। बायोन्सी क्या होती है, आर्किमेटिक प्रिंसिपल और रिलेटिव डेंसिटी। ये पूरा चीज़ करके अपन ग्रेविटेशन की पूरी जर्नी कंप्लीट कर लेंगे, और यहाँ से अपना ग्रेविटेशन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है, कौन से चैप्टर में आपको डाउट है। मैं आपको वो चैप्टर बहुत ईजिली में पढ़ाऊँगा।